वेलकम टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया एंड हमारे हिस्ट्री मिडिवल हिस्ट्री लेक्चर सीरीज का नाइन्थ वीडियो। और आज हम बात करेंगे इन टोटल एक एनालिटिकल वीडियो है। मेंस में कई बार ऐसे सवाल आ सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि हमने ये देखा है कि जो प्रीलिम्स है उसके सवालों का नेचर भी बदल रहा है, तो यहाँ पर हमने कोशिश की है कि एक ओवरऑल जो गवर्नमेंट है, जो इकोनॉमिक और सोशल लाइफ है दिल्ली सल्तनत की, उसको हम सम अप करने की कोशिश करें कि कैसे, अगर आपको किसी तरीके का कोई ऐसा सवाल आता है विच इज टारगेटिंग ओवरऑल दिल्ली सल्तनत एज अ होल, क्योंकि अब तक जो हमने पढ़ा वो हमने देखा कि किस तरीके से तुगलक्स की या स्लेव डायनेस्टी थी या खिलजीज थे या सैयद थे या लोधी थे, लेकिन इन सब में भी एक कॉमन कहना चाहिए एक कैरेक्टरिस्टिक था, और ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कोशिश की यहाँ पे सम अप करने की। एंड वी हैव टेकन दिस एज द गवर्नमेंट, टाइटल टू दिस एज द गवर्नमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर दिल्ली सल्तनत। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सल्तनत एज अ होल कॉमन चीज क्या थी, या एज अ होल सल्तनत के अंदर क्या था। एक चीज जो आपको ध्यान रखने वाली है, फ्रॉम स्लेव टू यू कैन से अप टू सैयद्स, ये जो थे ये टर्किश थे, ठीक है। और जो लोदीज थे देवर अफगान्स। लेकिन और उस दौर में जो मुस्लिम वर्ल्ड जो था उस दौर में, इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ कैलिफ। सो उस वक्त बगदाद में, जिस दौर में ये दिल्ली सल्तनत का दौर था, वहां पे बगदाद में अब्बासी खिलाफत थी, अब्बासी कैलिफ थे, और बहुत से ऐसे टर्किश सुल्तान थे जो कि अपने आप को उनका लेफ्टिनेंट कहते थे, या कहते थे वी आर सेकंड इन कमांड। ऑल्दो सबसे पहला कोई सुल्तान जिसने खलीफा से रिकॉग्निशन पाया एज अ रूलर ऑफ इंडिया, एज अ सुल्तान ऑफ हिंदुस्तान, दैट वाज अलाउद्दीन खिलजी को रिकॉग्निशन मिला था। तो लेकिन बावजूद उसके कई ऐसे टर्किश कॉमनली है, ये टर्किश हम कह रहे हैं तो हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, सैयद स्लेव से लेके सैयद तक। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने अपने आप को उनका लेफ्टिनेंट बताया कि यस वी आर सेकंड टू हिज, और दे इंक्लूडेड देयर नेम in the khutbah in the Friday prayers. Now what happens just before the Friday prayers? There is a khutbah. Khutbah means it's like a sermon, but it is delivered in the name of the king. It is delivered in the name of the king. जो भी उस वक्त का राजा है, जो भी उस वक्त का बादशाह है या खलीफा है, उसके नाम से जो है ये खुतबा जो है पढ़ा जाता था, जो भी उसके सर्मन्स होते थे वो दिए जाते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को डेप्यूटी बताने के लिए और अपने इम्पोर्टेंस रजिस्टर कराने के लिए, व्हाट दे डिड, दे रजिस्टर्ड, दे इंक्लूडेड देयर नेम इन द फ्राइडे प्रेयर्स, इन द खुतबा ऑफ द फ्राइडे प्रेयर्स। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने ये चीज इसलिए की क्योंकि वो अपने आप को ना तो सिर्फ दिल्ली के अंदर या दिल्ली सल्तनत में अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते थे, अपनी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करवाना चाहते थे, लेकिन जो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड है which was united under the खलीफा, वो उसमें भी अपना इंपॉर्टेंस, अपना सिग्निफिकेंस प्रोक्लेम करना चाहते थे। फिर जो सुल्तान का ऑफिस इज नो डाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट one in the Delhi Sultanate, and all the political, military authority and even the legal authority was vested in him, and he was responsible for the safety and the security of the state. Means the centralization of power कहाँ था? सुल्तान। Centralization of power कहाँ था? सुल्तान। He was responsible for the maintenance of law and justice, very well known. Discharged his functions, he appointed judges, and the Sultan acted as a court of appeal for the judges. So he was not having, let's say, he was having certain original jurisdiction. He was the collegium, and he was the appellate court. सारी चीजें वहां थी। मीन्स जो भी पावर थी, कौन सी पावर?
whatever that was flowing in the Delhi Sultanate, उसका सेंटर और उसका सोर्स क्या था? सुल्तान. Now this you have to understand. This was common. Why I have taken this? मैं फिर से बता दूं, ये किसी एक डायनेस्टी का या किसी एक राजा का निजाम नहीं था. ये सब पूरी दिल्ली सल्तनत में एज अ कॉमन थिंग जो थी, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं. खैर, तो आगे बढ़ते हैं. The dispensation of justice was regarded as particularly important function of the any ruler, and no clear law of succession developed among Muslim rulers. प्रॉब्लम क्या हुई? जो और ये कॉमन प्रॉब्लम थी, जो कि नहीं दिखेगी, जो कि आपको नहीं दिखेगी मुगल्स में स्टार्टिंग में. मींस अगर हम कहें कि 1206 से 1707, इन 500 इयर्स में एक जो कॉमन प्रॉब्लम है जो दिल्ली सल्तनत में भी दिखी और वो मुगलों में भी दिखी, और ये 1707 बल्कि आप इसे 1857 तक भी ले जाएंगे तो ये वैलिड है. मींस 650 साल जो हुकूमत रही, उसमें आप एक चीज जो कॉमन देखेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमोजेनिट्योर. द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमोजेनिट्योर वाज नॉट फॉलोड. मतलब प्राइमोजेनिट्योर का मतलब होता है, लेट्स से देयर इज वन किंग, ही हैज टू सन्स, let's say there's elder one, so after him, if this principle is followed, the elder one, then his elder one, then his elder one. If he dies before this, then only that will come to this lineage. Means ये इस तरीके से फॉलो हो रहा था. तो बादशाह अगर 2 बेटे हैं तो सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, और उसका फिर उसके अगर 10 बेटे भी होंगे तो भी बड़ा बेटा ही राजा बनेगा. लेकिन अगर उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, वो ही डाइज बिफोर दैट, so what will happen? His brother or some or whosoever is next in line will automatically become the king. So ये प्रिंसिपल कहीं भी फॉलोड नहीं हुआ एक्सेप्ट फ्रॉम बाबर टू जहांगीर. शाहजहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, शाहजहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी वापस. So there was no clear law of succession that was developed among Muslim rulers, and all sons of the ruler were considered to have an equal claim over the throne. And this became, अब इससे क्या होता है, एक चीज जो डेवलप होने लगती है, that is called as war of succession. That is called as war of succession. तो ये war of succession की वजह से क्या होता है, the system become weak. इल्तुतमिश even nominated daughter in preference to his son. जैसा हमने देखा, किसको नॉमिनेट किया था? रजिया को नॉमिनेट किया था. सो ये एक और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, बट अ कॉमन प्रॉब्लम रादर व्हेन वी टॉक अबाउट दिल्ली सल्तनत. अब बात करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की. तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, इट वाज जस्ट अ सेकंड. Okay. So the central administration की अगर बात करें तो the Sultan was assisted by several ministers who were chosen by him and remained in office for at his pleasure. So आज भी आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे, the officer or the council of ministers, someone to the will remain in office till the pleasure of the president, till the pleasure of the president. That was उस वक्त में भी था कहीं ना कहीं, ये दिल्ली सल्तनत में भी ये चीज थी. इन सब में जो की फिगर था पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, वो होता था वजीर. जो की एलिमेंट होता था वो कौन होता था? वजीर. एंड बाद में आप इसको ऐसा समझ सकते हो दैट वजीर वाज लाइक होम मिनिस्टर आज के वक्त में, या चीफ एडवाइजर. ये वजीर का स्टेटस था. इन द 14th century he began वजीर began to be the considered more expert in the revenue affairs. So ये आगे चल के आप देखोगे, स्टार्टिंग में ये कौन था? मिलिट्री और सारी चीजों का एडवाइजर था, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि ये जो है रेवेन्यू में भी, रादर ही वाज एन एक्सपर्ट इन रेवेन्यू अफेयर्स. सो रेवेन्यू ऑब्वियसली कंट्रोलिंग द फाइनेंस इज लाइक यू आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग. सो ये भी किसके हाथ में था? ये भी वजीर के ही हाथ में था. तुगलक का दौर अगर देखें, मोहम्मद बिन तुगलक का, he played close attention to the organization of the revenue department. उनका जो वजीर था उसका नाम था ख्वाजा जहां, and he was widely respected and was left in charge when he went out to deal with rebellion. So अब आप यहाँ पे वजीर as an important, क्योंकि सवाल में देखो,
अब जो यूपीएससी का पैटर्न है प्रीलिम्स में सवाल पूछने का, वो चेंज हो रहा है। वहां पे क्या होता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, सवाल ऐसे होते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। अब इन 3 स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट्स तो जो होंगे वो बहुत ही ज्यादा स्टैटिक इन नेचर होंगे। अच्छा, इन जनरल मैं आपको एक कॉमन ट्रेड बताऊं, और जो तीसरा होगा ना कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का होगा, दैट वजीर वाज मोर रिस्पांसिबल फॉर द रेवेन्यू इन द लेटर हाफ ऑफ द Delhi Sultanate, or by the end of 13th and the 14th century, वजीर was the most important officer, something like that. So what happens कि आपको, चलो आपने फैक्ट्स याद किए, फैक्ट्स याद करने के बाद आपने बोला ठीक है आपका स्टैटिक पार्ट तो हो गया, लेकिन जहां पे इस तरीके का एक जेनेरिक सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट आ जाता है, एंड दैट बिकम्स द प्रॉब्लम. सो you have to take care of such kind of things. So common thing was that वजीर, अब वजीर का importance कितना हो गया, just from chief advisor, what happened that this wazir, he was he was the in charge when it came to the question of who will be the king, or he was like the deputy of the king. So ये चीज कहाँ से आई, ये भी वजीर को जो है ये इंपॉर्टेंस मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में ज्यादा मिला. उसके बाद देयर वाज अ सेपरेट ऑडिटर जनरल फॉर स्क्रूटिनाइजिंग एक्सपेंडिचर, एंड ये जो अकाउंटेंट जनरल था, इनकम, ये सारी चीजें, तो ये कौन किसके अंडर में थे, ये सब वजीर के ही अंडर में थे. खाने जहां कौन थे ये एक इनके बारे में इफ आई कैन टेल यू समथिंग, तो ये एक तेलंग ब्राह्मण थे और प्रीवियस वजीर के डेप्यूटी थे, लेकिन बाद में मुसलमान हुए, एंड ही वाज चूजन बाय फिरोज तुगलक एज हिज वजीर एज वेल. And in accordance with the Firoz Tughlaq's policy making of officers and Iqta's hereditary, he was succeeded by his son. तो फिरोज तुगलक जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था बेसिकली, और उस डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए, और उस डिस्ट्रक्शन को कहना चाहिए कि डैमेज कंट्रोल, ये डैमेज कंट्रोल के लिए क्या हुआ, ये डैमेज कंट्रोल किसको करना पड़ा, फिरोज तुगलक को. और फिरोज तुगलक को ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना था, सबसे पहले जो उसको नोबल्स थे, जो मिलिट्री कमांडर्स थे, जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उनको अपीज करना था. तो सबसे पहले उसने क्या किया, नोबिलिटी को और इक्तदारी को क्या किया, हेरिडिटरी बनाया. मींस बाप के बाद ऑटोमेटिकली द बेटा विल बिकम द इक्ता, द होल्डर्स ऑफ द इक्ता और द इंचार्ज ऑफ द इक्ता. और ये चीज उसने नोबिलिटी में भी कंटिन्यू की, और इसी का इम्पैक्ट था, उसकी इसी पॉलिसी का इम्पैक्ट था कि खाने जहां के बाद उनका बेटा खाने जहां टू, ही बिकेम द वजीर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, वजीर या वजारत, वजीर का जो काम उसको वजारत कहेंगे फारसी में. तो वजीर के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाला कोई डिपार्टमेंट था, वो था दीवान अर्ज. दीवान अर्ज किसके लिए था, दीवान अर्ज वाज द मिलिट्री, दीवान अर्ज वाज द दिस मिलिट्री ऑफिस ऑफ द मिलिट्री, और जिसको आज के टाइम के कहने तो डिफेंस मिनिस्ट्री अगर आप इसको कह सकते हैं. सो और जो इस डिपार्टमेंट का हेड था, जो डिफेंस मिनिस्टर था, उसको उस दौर में कहा जाता था अर्ज ममालिक या आरिज ममालिक. ही वॉज नॉट द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी सिंस सुल्तान हिमसेल्फ कमांडेड ऑल द फोर्सेस. तो वो ही वॉज नॉट लाइक कमांडर इन चीफ, बट यस ही वॉज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, समथिंग लाइक दैट, आप इसको समझ सकते हो. और इनका काम क्या था, इसका काम ये था, ये जो आरज ममालिक था, ये जो आरज था, इस आरज का काम ये था कि इसको रिक्रूट करना था, डिफेंस मतलब उसको रिक्रूटमेंट का काम करना था, उसको इक्विप करना था, और उसको पेमेंट करना था किसका, सैलरीज का ऑफ द आर्मी. सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है वो किसने की, सबसे पहले इसकी शुरुआत की बलबन ने. अब हम आज के टाइम पे, अब आपको अगर कभी सवाल ऐसा प्रीलिम्स में आया या मेंस में आया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर मेंस में कोई इस तरीके का सवाल आता है ना, जहाँ पे आपको कोई चीज कनेक्ट करनी है, कोई चीज रिलेट करनी है, विदाउट एनी हेजिटेशन जो है
आप इस चीज को जो है कैरी ऑन कर सकते हो और इस चीज को लिख सकते हो। देखो, हिस्ट्री, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, और एक बड़ा कॉमन सा जवाब है टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट। नहीं, मतलब नॉट एग्जैक्टली, आई कैंट डिनाई दिस, ठीक है, ये भी एक वजह है, लेकिन कहीं ना कहीं आज का जो हमारा दौर है या जो आज का प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से कनेक्टेड है। अब आप इसको चाहे किसी भी तरीके से ले सकते हैं, आप इसको ये कह सकते हैं कि डिराइव किया है या उससे इंस्पायर हुआ है या उससे कहीं ना कहीं उसका अपग्रेडेशन है, वट एवर यू कैन से, बट मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट वी हैव टुडे। अब कई ऐसे अल्फाज हैं, एक आई डू अ स्पेशल वीडियो ऑन टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ द मिडिवल हिस्ट्री, और वहां आपको पता चलेगा कई ऐसे अल्फाज हैं जो कि उस दौर में इस्तेमाल होते थे, फारसी के थे, लेकिन आज भी जो है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, स्पेशली जो हमारा हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है ना, वहाँ ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कोतवाली हो गया, सूबेदार हो गया, अदालत हो गया और मुवक्किल हो गया, ये जो सारी चीज़ें थी, ये अल्फाज जो हैं, ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं, ये जो है ये उस दौर में यूज़ की जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन में, और वही कहीं ना कहीं, और आप अगर हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में जाओगे, स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिहार, खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो वहाँ आप, मध्य प्रदेश में भी, वहाँ पर आप ये देखोगे कि जो कोर्ट की लैंग्वेज है, दो इट इज़ हिंदी, लेकिन एक जो ग्राउंड लेवल पे लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो फारसी के हैं। तो ये कहाँ से आया, क्या है, मतलब जब हमारे लोग जो हैं वो लिख रहे थे टर्मिनोलॉजीज को हिंदी या अंग्रेजी में या फारसी में ट्रांसलेट या हिंदी के लिए बना रहे थे, तो उन्होंने डेलिबरेटली फारसी ली, ऐसा नहीं था। जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा डिराइव किया, और अंग्रेजों ने भी जो यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उनके पास था उसको वो लेके आए, और उसको उन्होंने कहाँ से किया, उसको उन्होंने किया हिंदुस्तान से, उन्होंने उसका इंडियनाइजेशन किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक फॉर एग्जांपल अगर ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम देखें तो उन्होंने कहा ठीक है, एक कोर्ट होगी जहां पे एक जज बैठेगा, अपीलेट अथॉरिटी होगी, सारी बातें सही है, लेकिन उसके साथ एक उन्होंने कहा कि एक पुरोहित भी होगा और एक आमल भी होगा, जिससे कि अगर हिंदू का केस है तो उसको हिंदू लॉ के हिसाब से या जो हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से उसके हिसाब से जज किया जाए, और अगर मुस्लिम है तो उसे शरीयत के हिसाब से। तो ये उन्होंने अपने एक लीगल सिस्टम का, कहना चाहिए, इंडियनाइजेशन भी किया था अंग्रेजों ने। और उसी को हमने डिराइव किया, इसीलिए बहुत सारे ऐसे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको दिखेंगे आज में। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कनेक्ट, this is how you have to connect history to the present, and present does not only mean that the present time, rather present means that the overall the let's say the independent India आपके लिए present क्या है when you are preparing, when you are studying history and when you are in the UPSC and you are preparing history, तो आपके लिए present क्या है, आपके लिए present है आजाद हिंदुस्तान। सो कमिंग बैक टू दिस, यहाँ पे आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि हु वाज द फर्स्ट वन टू सेट अप अ सेपरेट आरएस डिपार्टमेंट इन इंडिया, और इन इसकी जगह आप इसे दिल्ली सल्तनत भी लिख सकते हैं। सो इट वाज बलबन, इट वाज बलबन। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो ही इंसिस्टेड अपॉन अ रेगुलर मास्टर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, और ये सिस्टम ऑफ दाग जो है उसने इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि होता क्या था कि ये वो अच्छे घोड़े इशू करवा लेते थे, और जो पुरानी घोड़े होते थे, जो कमजोर नस्ल के घोड़े होते थे, उसको जो है वो इंक्लूड कर देते थे। द डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ ईच सोल्जर वाज आल्सो मेंटेन्ड, इसे कहा गया चेहरा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दौर में दो इंपॉर्टेंट चीजें जो इंट्रोड्यूस हुई एडमिनिस्ट्रेशन में, इट वाज दाग एंड चेहरा। चेहरा क्या होता था, अब फोटोग्राफी तो थी नहीं, तो वो एक रिकॉर्ड रखते थे कि कौन सा सोल्जर दिखता कैसा है, और इसी बेसिस पे ही उनको जब वो चीजें वेरीफाई होती थी तभी उनको सैलरी मिलती थी। लोग क्या करते थे, एक सोल्जर है, खुद इधर आ गए और अपनी जगह किसी और को भेज दिया, खुद दूसरा काम कर रहे हैं। तो ये जो चीजें थी, ये
और या वो जो कमजोर नस्ल के या छोटी नस्ल के जो घोड़े होते थे उनको जो है उन्होंने उसमें इंक्लूड करना शुरू कर दिया. सो दिस वाज बिकमिंग अ प्रॉब्लम. सो दिस दाग एंड चेहरा वाज द सिस्टम जिससे कि ये दोनों चीजें खत्म हुई. दिल्ली रूरल सबसे बड़ी आर्मी जो थी वो कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी की थी. एंड दिस वाज एंड ही नो डाउट हैड द लार्जेस्ट आर्मी. हिज एक्सपेडिशंस और जो उसने जिस हिसाब से उसकी विक्ट्री थी वो ये इंडिकेशन उसका यही है कि दैट खिलजी वाज हैविंग द लार्जेस्ट आर्मी. Alauddin Khilji was the first sultan who paid his soldiers fully in cash. इससे पहले क्या था? They had been assigned several villages in the Doab for the payment of their salaries. और दो बहुत important departments जो थे जो कि खिलजियों के दौर में ही थे, that was दीवान रिसालत और दीवान इंशा. दीवान रिसालत क्या था? Which was something related to the religious matters. सो ये आप यहाँ से इसको देख सकते हैं. ये जो दीवान रिसालत है ये यहाँ पे रिलीजियस मैटर्स, पायस फाउंडेशंस, स्टाइपेंड्स, डिजर्विंग scholars and men of pity, and it was presided over by chief sadr who was generally a leading qazi. तो काजी जो होता था और उसी वही चीफ काजी होता था. तो दीवान रिसालत, दीवान रिसालत का चीफ कौन? Qazi. Or he was the head of the justice department and he was appointed in the various parts of empire, particularly in those where there was a sizable Muslim population. And these qazis dispensed civil law on the based on Muslim law. तो अब आपको काजी अल्फाज के ऊपर या काजी के डेजिग्नेशन के ऊपर कोई भी सवाल आएगा, आई होप यू आर इन अ कंडीशन एंड यू विल बी इन अ कंडीशन टू सॉल्व दैट. आगे बढ़ते हैं. दीवान इंशा was related with the state correspondence. So इंटेलिजेंस थी, बरीद थे. बरीद कौन होते थे? ये एक तरीके से ना स्पेशल स्पाई होते थे, जासूस होते थे. और ये जो बरीद होते थे ना, ये हर तरफ हर जगह ये मौजूद होते थे और वहीं से ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये किंग तक पहुंचाते थे, रूलर तक पहुंचाते थे. रूरल्स हाउस होल्ड जो था, इट वाज आल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब उनका जो देख रेख, उनका शाही नहाना खाना पीना सब कुछ देखना, एंड द पर्सनल कंफर्ट्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सुल्तान. एंड मगर अब शौक बड़ी चीज़ है और बड़े मज़े की बात यह रही कि large number of women were in the royal household. अब एक्चुअली यही रीजन था कहीं ना कहीं. जितना मैंने हिस्ट्री को पढ़ा है और मैं ईमानदारी से अगर आपसे कहूँ तो ये जो इन लोगों के शौक थे ना इस तरीके के, ये एक बहुत बड़ा रीजन बना डाउनफॉल का. ये एक बहुत बड़ा रीजन बना कि कहना चाहिए कि जो यूरोपियंस हिंदुस्तान के अंदर आए और उन्होंने हम पे राज किया. मतलब I was reading some and I'm just forgetting who gave this statement, but it's a very relevant statement that it is impossible for me to believe that an island is ruling a subcontinent, and this happened. और ये हुआ. we are like not the direct witness, but yes, we are witness to this. कि हमने देखा है कि ये हुआ है कि एक छोटा सा आइलैंड जो है, मतलब आप वैसे रियलिटी में देखोगे तो दिस इज समथिंग विच सीम्स इम्पॉसिबल कि कैसे एक छोटा सा आइलैंड जो है इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल करेगा, लेकिन ये रियलिटी में हुआ है. और इसकी जब आप वजह ढूंढने जाओगे ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसने भी रूल किया विदाउट, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो शौक थे या जो कहें अब लाइक दिस पार्ट, it looked after a number of personal comforts of the sultan and the requirements of the large number of women in the royal household. Why you required a large number of women? तो शौक था ना, इसीलिए. और ये वजह बनता है इंसान के वो एक कहीं विदाउट एनी, दिस इज नॉट अ फेमिनिस्ट स्टेटमेंट,
मतलब दिस इज नॉट समथिंग विच आई एम बायस्ड, बट एक कहते हैं ना, एक आदमी के पीछे एक आदमी की कामयाबी के पीछे जो है एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक आदमी की बर्बादी के पीछे ना बहुत सारी औरतों का हाथ होता है. When a person is having that kind of nature, he is bound to get destroyed. So this was valid here also. And कारखाने के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जब भी कोई जंग लड़ने जाते थे, जंग जीतते थे, तो वहाँ क्या होता था, जो भी गुड लुकिंग हैंडसम काइंड ऑफ बॉयज होते थे, उनको वो जो है स्लेव बना के ले आते थे, फिर उनको अलग अलग कारीगरी सिखाते थे, और वो कारीगरी से वो मुल्क के जो दीगर हिस्सों में जो कारखाने थे वहां पे भेजते थे, वेयर आर्टिकल नीडेड बाय द किंग इन द रॉयल हाउस होल्ड वाज स्टोर्ड. फिरोज तुगलक ने क्या किया, यही वर्कशॉप जो मैंने अभी आपको जिक्र किया, और उसने जो है सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स ही एस्टैब्लिश कर दिया, एंड मेनी ऑफ whom were employed in these royal workshops. Officer in charge of all these activities was called वकील इदार. ध्यान रखिएगा, ये टर्म इज इम्पॉर्टेंट, वकील इदार. इल्तुतमिश जो है, क्योंकि देखो इसीलिए आगे चल के दीवाने बंदगान आएगा. इल्तुतमिश खुद स्लेव था, लेकिन they are special slaves purchased from military services, and they were called as bandagan in Persian. The Khaljis and the Tughlaqs continued the use of bandagan, also raised people of humble birth who were often their clients to high political positions. They were appointed as generals and governors. However, this also introduced an element of political instability. तो ये चीज भी जो है ये आई कहाँ पे आई, कि जो वो स्लेव, वो गुलाम जिनको मिलिट्री पर्पस के लिए रखा गया, वो गुलाम जिन्हें मिलिट्री पर्पस के लिए रखा गया, वो कौन थे, उन्हें क्या कहलाया गया, वो कहलाया गया बंदगान. लेकिन इम्पैक्ट क्या हुआ, क्योंकि हर अब और उनका एक काम और होता था, जैसे इफ आई टेल यू कि राजा का जो भी उसकी प्रोजनी होती थी, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, उनके साथ मसला ये था कि उनको जो एटिकेट्स होते थे, जो भी रॉयल कहना चाहिए सलीका होता था, वो सिखाने के लिए स्पेशल लोगों की जरूरत होती. तो ये वो जो कहते थे ना, they also raised people of humble birth who were often their clients to high political positions. उनको सिखाने के लिए, अब उनको सिखाते सिखाते वो क्या हो जाते थे, वो इतने डोमिनेटिंग हो जाते थे कि वो अपने आप को राजा समझने लगते थे. और इसकी वजह से क्या होता था, जैसे आपने उसमें देखा होगा, इफ यू हैव वॉच्ड दैट मूवी जोधा अकबर, उसके स्टार्टिंग के पार्ट में द फॉस्टर मदर अकबर की जो थी महामंगा, उनको जो है बहुत ज्यादा पॉलिटिकली थी. कहने को वो सिर्फ नौकर थी, कहने को वो सिर्फ एक तरीके से, अब स्लेव तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, बट क्यों, क्योंकि उन्होंने उनको रेस किया, अकबर को रेस किया, तो एक पॉइंट आया कि वो जो है खुद ही पॉलिटिकल डिसीजंस लेना शुरू कर दिया. अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या होने लगी, इस तरीके की एक्टिविटी से क्या होने लगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. देन Muhammad Tughlaq appointed Aziz Khumar, a wine distiller, फिरोज हजाम, बाबर, और ये सारे लोगों को जो है उसने अपॉइंट किया. जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि एक मिड 14 जियाउद्दीन बर्नी कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर हुए मिड 14th सेंचुरी में, और जब और वो यहाँ ही वॉज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर, आप उनको इस तरीके से लिख सकते हो. और जब वो इस तरीके का अपॉइंटमेंट उन्होंने देखे कि एक वाइन डिस्टिलर को, हजाम बारबर को ही कहा जाता था, तब्बाख खानसामे को कहा जाता था, जब इन लोगों को जो है हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलने लगी, तो इन्होंने कहा कि यस, दिस वाज द रॉन्ग जजमेंट. क्योंकि क्या हुआ कि वाइन डिस्टिलर थे या हजाम थे जो उनके बाल काटते थे, उन्होंने बोला यस, नाउ यू आर माय, लाइक यू गो यू टेक दिस सूबा. एंड तब्बाख फारसी में जो है खाने को कहते हैं, मन का तब्बाख जो खाना बनाता है उसको, अच्छा तुम्हारा खाना अच्छा है, जाओ तुम जो है इस स्टेट के गवर्नर हो गए. गार्डनर, तुमने फूल अच्छे हो गए तुमने. तो इस तरीके का जब एक्शंस होने लगे, दैट वाज द लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल.
फिरोज तुगलक also set up a separate department of public works which built canals, and ये हमने in detail देखा भी है फिरोज तुगलक जब हम पढ़ रहे थे. Important officials, ये important है. वजीर को आप प्राइम मिनिस्टर कह लो और या मतलब सब कुछ था वो. He was the general administrative head and head of the finance department. मुशर्रफ ए ममालिक, Mushrif e Mamalik was accountant general. Mustafi e Mamalik was auditor general. Ariz e Mamalik was head of military department. Sadr Sudur was head of public charities and ecclesiastical जो department था उसकी. काजी उल क़ज़ात, सो काजी मैंने आपको बताया अभी कि जज को कहते थे, और क़ज़ात प्लूरल, सो ही वाज द हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट, मींस सारे उसका. अमीर मुंशी क्या करता है? मुंशी रिकॉर्ड्स रखता है. बरीद ममालिक, बरीद अभी मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस वाला जो पार्ट था वो, तो ही वाज द, और ममालिक मींस ममालिक इज ऑफ द, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मुल्क से निकला ममालिक, तो ये ऐसा है. अमीर हिजाब ऑफ द रॉयल कोर्ट. अमीर अखूर घोड़े को कहते हैं, हॉर्स. देन दीवान वजारत फाइनेंस, दीवान अर्ज या दीवान आरज मिलिट्री डिपार्टमेंट. दीवान मींस डिपार्टमेंट. दीवान रसालत रिलीजियस अफेयर्स. दीवान मुस्तखराज डिपार्टमेंट ऑफ अपीलेट एंड खैरात वाज नॉट दिस, sorry, this is some departments of appeal and Diwan, it's not like this, it's like this. Diwan Khairat is department of charity. Diwan Bandagan is department of slave. Diwan Insha is department of royal correspondent. Diwan Ishtihaq is for pension department. Diwan Amir Kohi was the department of that was department of agriculture. इसको आप ऐसे लिख लीजिए. I'm sorry for the typographical error again, and you can write it this is like this, and this Diwan Amir Kohi means department of agriculture, and Diwan Amirat लिखा हुआ, this is Diwan Imarat. I'm sorry for this, and this means building department. So Khairat is department of charity, and just a moment. So these were the important departments. जो दीवान, तो अल्फाज दीवान जहां पर भी आ जाएगा that means department. दीवान जहां भी आ जाएगा that means department. Moving further, local administration की बात करें. So when Turks conquered the country, they divided it into several tracts. इन्होंने उसे इक्ता कहा. देश को जो भी उनके पास हिस्सा, जो भी उनके कब्जे का इलाका था, उसको उन्होंने बांटा इक्ता में. और जो भी इक्ता थे, इनका इंचार्ज जो लीडिंग टर्किश नोबल्स थे उनको बनाया. और जो भी इन ऑफिसेस को होल्ड करता था उन्हें वली या मुक्ति का जो है वो टाइटल मिला. एंड सो इक्ता लेटर, यही इक्ता जो है बाद में सूबा कहलाया. सो इक्ता बाद में सूबा कहलाया. और एक इक्ता के एक सूबे के अंदर शिक होते थे, शिक के नीचे जो है परगना होते थे. विलेज जो है वो 100 या 84 ही कहा जाता था, ट्रेडिशनली कॉल्ड 84. सो 84 गांव का जो है वो, एंड this became the ground for परगना. और ये जो परगना होता था, इसका हेड कौन होता था? आमिर. ठीक है. और उसके अलावा जो विलेज का हेड होता था, उसको वो कहलाता था खत या मुकद्दम. और पटवारी, अब अकाउंटेंट कौन होता था? पटवारी. और आज आप मॉडर्न डे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, स्पेशली लैंड रेवेन्यू सिस्टम में आप देखोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है और सबसे क्रिटिकल जो पोस्ट है ना, वो पटवारी की है. बगैर उसके सिग्नेचर के कोई लैंड वो चीज हो ही नहीं सकती, कोई लैंड ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, कोई लैंड डील नहीं हो सकती अगर जब तक पटवारी उसे वेरीफाई ना कर दे. और ये पटवारी ही अल्फाज उस वक्त भी इस्तेमाल होता था इसी पोस्ट के लिए, हु वाज दी
head of the village accountant, head of the village accountant or पटवारी. So it's like हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एकता. हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एकता. एकता के नीचे हमारे थे शिक, शिक के नीचे थे परगना, परगना के नीचे विलेजेस, विलेजेस. और यहाँ पे विलेजेस का हेड कौन था? विलेजेस का हेड था खुद या मुकद्दम. ठीक है. उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ही विलेज लेवल पे कौन था? विलेज लेवल पे पटवारी था, जो कि सारे लैंड रिकॉर्ड्स का और सारी चीजों का अकाउंट रखता था. इकोनॉमिक और सोशल लाइफ की बात करें तो इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता वो वही जूता वाले. सो इब्न बतूता बड़े ही फेमस मॉरक्कन ट्रैवलर हुए और 14th सेंचुरी में वो हिंदुस्तान आते हैं. मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में आए और उस दौरान वो करीब 8 साल उसके कोर्ट में भी रहे. और वो सिर्फ दिल्ली में नहीं रहे, वो हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों में, हिंदुस्तान के डिफरेंट पार्ट्स में ही ट्रैवल्ड और पूरी चीज़ों का, पूरे उनके ट्रैवल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अकाउंट जो है वो उन्होंने प्रेजेंट किया है. तो सिर्फ और हाँ मतलब उन्होंने जैसे सिर्फ उन चीज़ों का नहीं, उन्होंने फ्रूट्स, फ्लावर्स, हर्ब्स. सो साइंस वालों के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है इब्न बतूता का, और जिनको एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, मेडिवल हिस्ट्री का, मेडिवल टाइम पीरियड का, उनके लिए भी. और इब्न बतूता कहते हैं कि जो सॉइल है स्पेशली हमारे गंगा यमुना दोआब की, वो इतनी फर्टाइल बताई गई कि they could produce 2 crops every year and rice being sown 3 times a year. और आज भी आप देखोगे जहाँ पे पानी का इफरात है, where there is abundance of water, there you find that rice is being cultivated thrice a year. And sesamum, sugarcane and cotton were also grown. विलेज हेडमैन कौन था? अभी मैं हमने देखा मुकद्दम, और जो स्मॉलर उनसे लैंडलॉर्ड थे वो कौन थे? खुद. और वो एक स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे थे. इंपॉर्टेंट जो टैक्सेस थे लैंड रेवेन्यू में, जैसे उश्र, उश्र वाज द लैंड रेवेन्यू रियलाइज्ड फ्रॉम मुस्लिम्स ओनली. खरज, लैंड टैक्स रियलाइज्ड फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स. ज़कात, रिलीजियस टैक्स पेड बाय रिच मुस्लिम्स. खम्स, 1/5 ऑफ द वॉर बूटी. मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में इसको उसने उल्टा कर दिया था, 4/5 देना था, 1/5 अपने पास रखना था. ये बाद में रिवर्स कर दिया गया. उसके अलावा जजिया, अ वेल डिस्कस्ड एंड वेल नोन टैक्स इन द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी. आई डोंट नीड टू टेल अबाउट दैट. एंड ऑल्सो मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ आपको पहले भी बताया है. ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो इब्न बतूता के ही अकाउंट से हमने इसका रेफरेंस लिया, और वो कहते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड, क्योंकि अब स्टार्टिंग पहला पॉइंट हमने क्या देखा था कि जो सुल्तान था दिल्ली का, वो अपने आप को डेप्यूटी मानता था किसका? खलीफा का. तो उसने कहा कि यस, आई एम द डेप्यूटी ऑफ खलीफा एंड आई एम लाइक नेक्स्ट टू हिम. तो इस्लामिक वर्ल्ड का ये पार्ट बन चुका था. खलीफा ने भी, जो भी दिल्ली की गद्दी पे बैठा, उसको हिंदुस्तान का बादशाह जो है वो उसमें, एंड इस्लामिक वर्ल्ड में, बिकॉज दिस वाज द पार्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, दिल्ली वाज द लार्जेस्ट सिटी. नेक्स्ट वाज दौलताबाद, देवगिर, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल बनाया. देवगिर मतलब जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल बनाया. एंड दैट वाज, क्योंकि देवगिर की अगर आप लोकेशन देखोगे, यहाँ कहीं आती है, और सॉरी यहाँ से थोड़ा सा नीचे, यहाँ कहीं आती है. तो यहाँ से जो नॉर्थ साउथ जो ट्रेड हो रहा था, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है. और याद रखिएगा, जहां कहीं भी ये जंक्शन होगा, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट and economically rich part. Other important cities of that time were Lahore, Multan, Kara, Lakhriuti on the east, and Hiwara, the Spartan, Cambay on the Khambayat in the west. Bengal and the towns of Gujarat were famous for their fine quality fabrics. Cambay in Gujarat was famous for textile, gold and silver work. So this all were important cities. Sonargaon in Bengal was famous for raw silk. अब सोनार और बंगाल को तो इलेक्शन में काफी हमने सुन ही लिया है. एंड some new crafts introduced by Turks
included manufacturing of paper. The art of manufacturing paper had been discovered, ये आपको पता है, Chinese in the 2nd century. 5th century में अरब को पता चलता है, and traveled to Europe only during the 14th century. तो it's a long story of paper cut short. Then चाइना तक जो है ट्रेड जा रहा था. चाइना से हम रॉ सिल्क और पोर्सिलिन इंपोर्ट कर रहे थे. हमारा जो फॉरेन ट्रेड था बोथ ओवरलैंड एंड ओवरसीज वाज ट्रूली एन इंटरनेशनल एंटरप्राइज. कोस्टल ट्रेड एंड ट्रेड बिटवीन कोस्टल पोर्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज इन द हैंड्स ऑफ मन्नारीज. अभी मन्नार कहाँ थे? And Gujarat is many of whom were Jains. The Muslim Bohra merchants also participated in trade. So कौन सी कम्युनिटी जो है वो उस वक्त ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रही थी, वही हमने मेंशन किया. The overland trade with the Central and West Asia was in the hands of Multanis. मुल्तान के जो लोग थे and who were mostly Hindus, and Khorasanis who were Afghanis and Irani. तो ये ऐसा नहीं था कि इंडिया का जो ट्रेड था वो किसी एक के हाथ में था, सबके हाथ में. जैसे आप देखोगे मुल्तान जो है वो मुल्तान में जो मुल्तानी जो ट्रेड थे वो सेंट्रल और वेस्ट एशिया का देख रहे थे, और वो लोग हिंदू थे, वो मुसलमान नहीं थे अभी. कैम्बे या खंबात जिसे हम कहते हैं was a great city in which many wealthy merchants lived. और मतलब गुजरात was like the trading hub of India since ages. They had lofty houses and built in fine stone and mortar, tiled roofs. The houses were surrounded by orchards and fruit gardens which had many tanks. So ज़ियाउद्दीन बर्नी बताते हैं कि जो मुल्तानी merchants थे, they were also rich. That gold and silver were found to be in abundance in their houses, and the nobles were so extravagant that they every time they wanted to hold a feast or celebration. So वो मतलब ये उस वक्त का जो रॉयल स्टेटस था मर्चेंट्स का खास तौर पे. उसके अलावा जो रॉयल रोड्स थे they were kept in good shape, and there were many sarais on the way for the comfort and the safety of the travelers. In addition to the royal road from Peshawar to Sonargaon, Muhammad bin Tughlaq built a road to Daulatabad. There were arrangements. तो ये दारोगा डाक चौकी हुआ करता था. ये आगे चल के भी शेरशाह सूरी के दौर में भी फिर से ये आएगा. एंड मतलब हर 8 किलोमीटर पे रफली एक चौकी होती थी, और हर चौकी पे घुड़सवार जो है वो तैनात होता था. और जैसे ही कोई कॉरेस्पॉन्डेंस आता था तो 8 किलोमीटर चलने के बाद ये वाला जो घुड़सवार है वो अगले उस पर रुक जाता था, और जो दूसरा है वो आगे बढ़ जाता था. मतलब बेसिकली वो डाक कभी रुकती ही नहीं थी. और ये मोहम्मद बिन तुगलक हमने देखा कि उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था दौलताबाद. जो है वो दिल्ली से 40 दिन लगते थे. और अब खर्चा ये इस तरीके के शौक पालोगे तो गंगा जल जो है वो पीते, वो गंगा का पानी थे, तो वो कैसे मंगाते थे? इसी तरीके से मंगाते थे. हर 8 किलोमीटर पे जो है उन्होंने डाक चौकी जो है ये शेरशाह सूरी के दौर में आएगी, लेकिन इस तरीके की चेक पोस्ट सॉर्ट ऑफ बना रखा था, और एक चेक पोस्ट से दूसरे चेक पोस्ट घुड़सवार चलता रहता था. तो वो एक से दूसरे जाता था, अगला रिले कर देता था, लेकिन दैट वाज समथिंग व्हिच वाज कंटिन्यूअस. Economic life was quickened in the period by the improvement of communication and growth of trade, both by land and sea. उन्होंने नए crafts और technique बताई. Importance of development was the improvement in the rehat, which रहल भी कहा गया, कहीं रेहत कहा गया, कि वो जो that water, that whole wheel which was मतलब जिससे पानी निकाला जाता है, उसको इन्होंने यूज किया. देयर आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अ सुपीरियर मोटार. तो नो डाउट जो टर्किश आर्किटेक्चर था दैट फ्लरिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उसको स्ट्रेंथन भी इसी दौर में किया. नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द कॉमन थिंग्स दैट वर जो कि पूरे सल्तनत पीरियड को हमने एज अ कॉमन पार्ट लिया, क्योंकि कई बार इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. और आपको जो भी आपका क्वेरीज है, जो भी आपके सवालात हैं,
आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में से मेंशन करिए. You can visit us at this address or मतलब virtually, and if you want to visit us in person, we are available here on the working days. And do like the video, subscribe the channel if you have not done it yet, and spread the word so that if that was something कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो you should also share it with your friends. So thank you so much for watching. Stay safe, stay healthy, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है तो अपना खूब ख्याल रखिएगा. You can't afford to fall ill, and spread the awareness also कि the SMS, that is sanitization, mask and social distancing, should be followed by everyone. So thank you so much. Have a great time. Goodbye.